Hello, students. Let's begin with our chapter number 4, which is key elements of a democratic government. हमने तीनों चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं एनसीईआरटी के. दिस इज आवर फोर्थ चैप्टर और इसके बाद हमारी यूनिट 2 खत्म हो जाएगी एंड देन वी कैन बिगिन आवर यूनिट नंबर 3. So in this chapter we are going to study about the key elements of a democratic government. यानी कि जो democratic government होती है उसके की एलिमेंट्स क्या होते हैं. पता कैसे चलता है कि कोई जो सरकार है वो डेमोक्रेटिक सरकार है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. यहाँ पे वही है, देखो यहाँ पे भी हम ये पढ़ेंगे कि जो की एलिमेंट्स हैं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं उसके काम को. इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा है ना, कई सारे चैप्टर्स जो हमने भी पहले पढ़े हैं उसमें क्या देखा था हमने कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर पीपल्स पार्टिसिपेशन होता है, यानी कि लोग पार्टिसिपेट करते हैं. लोग किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, एक तो इलेक्शन के थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, और भी काफी तरीके हैं जो इस चैप्टर में हमें बताए गए हैं जो पार्टिसिपेट करने के बाकी वेज हैं जिसके थ्रू people can participate in the government in a democratic government. Because what is democracy? It is by the people for the people, na? That is what democracy is. And democracy के अंदर people's participation में क्या होगा, resolution of conflict भी होता है, ये भी एक democracy का ही element है, और equality and justice ये भी democracy का एक element है. So in detail we will study this here. सी साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत सारी रेसेस हैं, अलग अलग तरीके के लोग वहाँ पे रहते हैं, डिफरेंट रेसेस के पीपल वहाँ रहते हैं, है ना. वहाँ पे ब्लैक पीपल भी रहते हैं जो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, वाइट्स भी रहते हैं जो वहाँ सेटल होने के लिए आए थे, इंडियंस भी रहते हैं जो वहाँ पे लेबरर्स और ट्रेडर्स की तरह रहते थे. तो अब यहाँ पे एनसीईआरटी में एक स्टोरी दी गई है जिसके थ्रू हमें डिस्क्रिमिनेशन और एपार्थीड लॉ के बारे में पता चलेगा. माया नायडू एक 11 साल की लड़की थी, वो साउथ अफ्रीका में रह रही थी जोहान्सबर्ग में अपनी ममा के साथ. ठीक है, शी वाज हेल्पिंग हर मदर कि वो लोग कुछ ओल्ड बॉक्सेस कलेक्ट कर रहे थे, उसको सही कर रहे थे, तो उसको उसमें एक स्क्रैप बुक मिली जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स थी और न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स थे. उसमें बहुत सारी पिक्चर्स थी एक यंग स्कूल बॉय की जो कम से कम 15 साल का होगा. तो उसने अपनी मम्मी से पूछा कि ये लड़का कौन है ये. तो उसकी मम्मी उसे बता रही है कि ये लड़के का नाम है हेक्टर पीटरसन और इसको पुलिस ने गोली मार दी थी. सो माया वाज वेरी शॉक्ड, ओके इसे गोली क्यों मार दी थी, ये 15 साल का था, हेक्टर पीटरसन को गोली क्यों पड़ी थी. शी आस्क्ड व्हाई. तो तब उसकी मम्मी उसे बता रही है, नाउ वी गेट टू नो अबाउट दिस एपार्थीड लॉ साउथ अफ्रीका वाला. आल्सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अ ट्रू स्टोरी, दिस इज अ ट्रू स्टोरी. ओके, जो एनसीईआरटी में स्टोरी बताई है, दिस एपार्थीड लॉ, दिस बॉय बीइंग शॉट एटसेट्रा, ये सारी ट्रू स्टोरी है, इट्स नॉट जस्ट ऐसी फिक्शनल. फिर उसकी मम्मी उसे बता रही हैं कि जो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट थी, मतलब जो साउथ अफ्रीका था, उसको ना पहले एपार्थीड लॉ के थ्रू गवर्न किया जाता था. एपार्थीड लॉ का मतलब होता है कि सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज हाईलाइट दिस यहाँ से यहाँ तक, और इफ यू आर मेकिंग नोट्स तो इसको यहाँ से यहाँ तक लिखो. ठीक है, एपार्थीड लॉ का मतलब ये होता है कि रेसेस के बेस पे जो भी आपकी रेस है, आप अफ्रीकन हो तो अलग, व्हाइट हो तो अलग, रेस एस इन ब्लैक, व्हाइट, इंडियन और व्हाटएवर, ठीक है, उसके बेसिस पे लोगों का सेपरेशन कर देना, लोगों को अलग अलग कर देना. इस बेसिस पे साउथ अफ्रीकन लोगों को रेसेस के बेस पे डिवाइड कर दिया था. कौन सी रेसेस थी, व्हाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस. व्हाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस, इन लोगों को ऐसे अलग अलग डिवाइड कर दिया था. और इस लॉ के हिसाब से ये लोग एक दूसरे के साथ मिंगल नहीं कर सकते थे, एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते थे बहुत ज्यादा, या फिर दे कुड नॉट बी इन्वॉल्व विद ईच अदर. नो रिलेशनशिप्स, नो मैरिजेस, नो फ्रेंडशिप्स. ठीक है, एक दूसरे के साथ मिंगल नहीं कर सकते थे, एक दूसरे के आसपास रह नहीं सकते थे. उनके रहने की जगह, जो लिविंग एरिया होता था, जो घर होते थे, वो भी अलग अलग होते थे. जो बेस्ट लिविंग प्लेसेस होती थी वो दी जाती थी व्हाइट्स को, जो सबसे खराब लिविंग प्लेसेस होती थी वो दी जाती थी ब्लैक्स को. दे कुड नॉट इवन लिव विद ईच अदर, और वो कॉमन फैसिलिटीज भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे. जो पब्लिक वेल है, दे कैन नॉट यूज इट. कॉमन फैसिलिटीज आप यूज नहीं कर सकते. जो कोई एक पर्टिकुलर पार्क है तो इट इज ओनली फॉर द व्हाइट्स, इट इज नॉट फॉर द ब्लैक्स, इस तरीके से. तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था. एपार्थीड लॉ का क्या मतलब होता है, सो एपार्थीड का मतलब क्या होता है कि सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस. हमें पता है साउथ अफ्रीका को अलग अलग रेसेस के बेसिस पे डिवाइड किया गया था, और इस लॉ के हिसाब से ये लोग ना तो आपस में मिंगल हो सकते थे, ना तो एक दूसरे के साथ में रह सकते थे, ना आसपास रह सकते थे, और कॉमन फैसिलिटीज भी यूज नहीं कर सकते थे.
तो माया जो सुन रही थी वो अपने कानों पे बिलीव नहीं कर पा रही थी, और जब माया की मम्मी उसे सारी चीजें बता रही थी, शी वाज आल्सो एंग्री व्हेन शी स्पोक अबाउट हर लाइफ अंडर द एपैथी। ठीक है, शी टोल्ड माया कि उन दिनों में हॉस्पिटल्स भी सेपरेटेड थे। हाँ देखो, उस समय पे हॉस्पिटल्स भी अलग अलग थे, व्हाइट लोगों का हॉस्पिटल अलग था, ब्लैक लोगों का हॉस्पिटल अलग था। एक एम्बुलेंस जो व्हाइट लोगों के लिए थी उसमें हमेशा इक्विपमेंट्स रहते थे, इट वॉज वेरी वेल इक्विप्ड, सारी की सारी चीजें जो भी होती हैं इस्तेमाल में आने वाली वो सारी वहां रहती थी। लेकिन जो एम्बुलेंस ब्लैक पीपल के लिए थी वो इक्विप्ड नहीं थी। इवन क्या था कि सेपरेट बस स्टॉप्स थे, सेपरेट ट्रेन्स थी, और जो बसेस वगैरह थी, ट्रेन्स वगैरह थी, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सारा अलग था। व्हाइट्स के लिए अलग, ब्लैक्स के लिए अलग, बस स्टॉप्स भी व्हाइट्स के लिए अलग, ब्लैक्स के लिए अलग। और नॉन व्हाइट लोगों को ये अलाउड नहीं था कि वो वोट कर पाए। जो नॉन व्हाइट लोग थे वो वोट भी नहीं कर सकते। जैसे हमने पहले देखा था ना हमारे चैप्टर में, आई थिंक इट वाज चैप्टर नंबर 2, उसमें जब हमने देखा था कि कैसे पीपल, कुछ सर्टेन पीपल को ही अलाउड था वोट करना, है ना। इंडिया में पहले सर्टेन लोगों को ही अलाउड था वोट करना, कुछ ही लोग थे जो वोट कर सकते थे, बाकी लोग वोट नहीं कर सकते। जैसे इंडिया में क्या था, विमेन वोट नहीं कर सकती थी, पुअर मैन वोट नहीं कर सकते थे, लैंडलेस पीपल वोट नहीं कर सकते थे। इसी तरीके से यहाँ साउथ अफ्रीका में क्या है कि नॉन व्हाइट्स जो थे वो वोट नहीं कर सकते थे। जो बेस्ट लैंड है कंट्री में, यानी कि जो सबसे अच्छी जगह है रहने के लिए, वो रिजर्व थी व्हाइट लोगों के लिए, वहां पे सिर्फ व्हाइट लोग ही अपना घर बना सकते हैं। और जो नॉन व्हाइट हैं उनको जो वर्स्ट अवेलेबल लैंड है, जो सबसे खराब अवेलेबल लैंड है, वहां रहना पड़ेगा। तो इसलिए ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल वर नॉट कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू व्हाइट्स। तो क्या होता था वहां पे, ब्लैक्स और कलर्ड लोगों को वो इक्वल कंसिडर नहीं करते थे व्हाइट्स के। एक ब्लैक टाउनशिप थी, नाउ दिस इज अ ट्रू स्टोरी, ये हेक्टर वाली ही स्टोरी है, यू कैन मेंशन इट इन योर आंसर राइटिंग और एसे और व्हाटएवर एज एन एग्जांपल। ब्लैक टाउनशिप थी जिसका नाम था वेस्टर्न टाउनशिप, सोवेटो। तो उसमें हेक्टर पीटरसन रहता था और उसके क्लासमेट्स ने एक प्रोटेस्ट ज्वाइन किया था अगेंस्ट लर्निंग द अफ्रीकन लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज थी ये व्हाइट्स की लैंग्वेज थी। तो इन लोगों को क्या बोला जा रहा था, ब्लैक लोगों को, कि इनको यही वाली भाषा सीखनी है। ठीक है, दिस वाज द लैंग्वेज दैट द व्हाइट्स स्पोक। और इनको फोर्स किया जा रहा था कि अपनी भाषा छोड़ो, जो आपकी मदर टंग है वो सब तो छोड़ो, ये नहीं बोलोगे आप बोलोगे अफ्रीकांस लैंग्वेज। ठीक है, तो हेक्टर और उसके जो अदर स्कूल स्टूडेंट्स थे उनको फोर्स किया जा रहा था कि वो ये लैंग्वेज सीखें, लेकिन उन्हें कौन सी लैंग्वेज सीखनी थी, जो उनकी खुद की लैंग्वेज थी, जुलू। तब क्या था, जब ये बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे तब साउथ अफ्रीकन पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को मारा, मर्सीलेसली मारा, मर्सीलेसली मतलब बिना दया के मारा, और जो भीड़ थी उस पर गोलियां चलाई। तो उनकी एक गोली से हेक्टर की मौत हो जाती है, और ये हुआ था 16 जून 1976 में। जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, एक ग्रुप ऑफ पीपल था ये, जो वहां पे वो जो स्ट्रगल था उसको लीड कर रहे थे अगेंस्ट द एपैथीड, यानी कि ये लोग थे जो एपैथीड लॉ के खिलाफ लड़ रहे थे उस समय पे। और उनके जो मोस्ट वेल नोन लीडर हैं जिन्हें हम सब जानते हैं, नेल्सन मंडेला, उन्होंने इस एपैथीड के सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और बहुत सालों तक ये लोग इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। और फाइनली उनको सक्सेस कब मिला, 1994 में। तब साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, जो कि जहाँ पे अब सारे लोग इक्वल थे, सारी रेसेस इक्वल कंसिडर करे जाने लगी। Now let's try to understand that what a democratic government means to all of us. अभी हम क्या देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीकन लोगों ने पूरी लड़ाई लड़ी, क्यों लड़ी, ताकि वो अपनी कंट्री को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना पाए। तो भाई ये डेमोक्रेसी इतनी अच्छी है, क्या है, कैसे है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। पार्टिसिपेशन, हम सबको पता है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, पीपल्स पार्टिसिपेशन, बिकॉज इट इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल, राइट। तो क्या है, वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शंस, हमारे रेगुलर इलेक्शंस क्यों होते हैं, हर 5 साल में होते हैं ना हमारे यहाँ। तो ये रेगुलर इलेक्शंस की जरूरत क्या है, ताकि हम गवर्नमेंट को चेक एंड बैलेंस में रख सकें, ताकि जो गवर्नमेंट बनाने वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर या फिर ये ना समझने लगे कि वो लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसे हर 5 साल बाद घूमकर उसी साइकिल में आना है जहां पे लोग उससे क्वेश्चन करेंगे, जहां पे लोगों के पास अथॉरिटी है कि वो उसको दोबारा इलेक्ट करके पावर में लाएंगे या नहीं लाएंगे। लोगों के पास अथॉरिटी है कि वो गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमने पहले पढ़ा अपने चैप्टर में कि डिसीजंस लोग लेते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, इट इज द पीपल दैट मेक डिसीजंस इन डेमोक्रेसी। कैसे लेते हैं, वोटिंग के थ्रू।
वोटिंग के थ्रू वो इलेक्ट कर लेते हैं अपने लीडर को जो उन्हें रिप्रेजेंट करेगा, और ये रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करते हैं, लोगों के बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं। लेकिन जब ये सारी चीजें हो रही होती हैं, जब हम किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तब लोगों के दिमाग में क्या होता है, हमें अज्यूम करके चलते हैं कि जिस रिप्रेजेंटेटिव को हमने चूज किया है वो हमारी आवाज को अपने दिमाग में रखेगा, हमारे थॉट्स के बारे में सोचेगा, हमारी जरूरतों के बारे में सोचेगा और हमारे इंटरेस्ट्स के बारे में सोचेगा या सोचेगी। ठीक है, तो ऑल द गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स पीरियड्स। इन इंडिया दिस पीरियड इज 5 years। सारे गवर्नमेंट्स को एक फिक्स पीरियड के लिए इलेक्ट करते हैं। इंडिया में ये जो पीरियड है वो 5 years का है। एक बार जब गवर्नमेंट इलेक्ट हो गई तब वो पावर में उतने ही पीरियड के लिए रह सकती है। अगर उसको कंटिन्यू करना है पावर में रहना, तो उसको लोगों के थ्रू री इलेक्ट होना पड़ेगा। और यही मूवमेंट है, यही वो मोमेंट है जहां पे लोगों को अपनी ट्रू पावर सेंस हो पाती है डेमोक्रेसी में। जैसे आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो दैट अगर कोई गवर्नमेंट है ना, उसको आपने इलेक्ट कर लिया और उसका कोई फिक्स पीरियड है ही नहीं, उसको लगता है अब तो मैं इलेक्ट हो गया हूं, तो फिर ये डेमोक्रेसी कैसे रह सकती है, फिर तो ये मोनार्की में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जब कोई किसी को हमने फिक्स पीरियड के लिए इलेक्ट करके रखा है और वो 5 years के लिए इलेक्टेड है, तो उसको ये रहेगा ना कि उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है लोगों के प्रति, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लोगों के प्रति, वो उनको जवाब देगा आगे चल के। इट इज द पीपल्स रूल। लोगों के पास से अथॉरिटी है कि वो उसको चेंज भी कर सकते हैं या वो उसको दोबारा इलेक्ट भी कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ पीपल सेंस देयर पावर इन अ डेमोक्रेसी। और इस तरीके से जो गवर्नमेंट की पावर होती है वो रेगुलेट हो जाती है, लिमिट हो जाती है रेगुलर इलेक्शंस के थ्रू। अच्छा, एक वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग मैंने आपको ऊपर बताया था, जैसे हम जब चैप्टर को स्टार्ट कर रहे थे, डिस्कस किया था कि एक वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग तो है वोटिंग। हम किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं गवर्नमेंट में। मैंने इलेक्शन हुए हैं, मैंने वोट दिया है, तो मैंने गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि मैंने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज किया है जो मुझे लगा कि हमारी बातें, हमारे मुद्दे आगे चल के रखेगा एंड दे विल डू द बेस्ट फॉर अस, है ना, शी विल डू द बेस्ट फॉर अस। बट व्हाट आर द अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग। इलेक्शंस तो हर 5 साल में होते हैं, क्योंकि अब इसके अलावा और क्या 5 साल तक की छुट्टी नहीं। वोटिंग के अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हो गवर्नमेंट के प्रोसेस में। सबसे पहला तो ये काम कि आप इंटरेस्ट ले लो गवर्नमेंट के काम में, कि वो काम क्या कर रहे हैं, कि कैसे कर रहे हैं, और उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दो जब जब उसकी जरूरत हो। इंटरेस्ट ले लो, अच्छा आप डेवलपमेंट कर रहे हो लेकिन डेवलपमेंट में पेड़ कट रहे हैं, सो स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग इट। अच्छा प्राइसेस बढ़ गए हैं, सो स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग इट। और टेक इंटरेस्ट इन द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। आपने पहले क्या किया, आपने गवर्नमेंट के काम में इंटरेस्ट लिया कि सरकार कर क्या रही है। फिर आपको पता चला कि ओके डेवलपमेंट हो रहा है, रोड्स बिल्डअप हो रही हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन उसके बेसिस पे क्या हो रहा है, उसके बेसिस पे पेड़ कट रहे हैं, है ना, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। So this is not a good thing, and then you start criticizing it. यही तो है, ये भी तो आप एक तरीके से क्रिटिसाइज अगर कर रहे हो, इंटरेस्ट अगर ले रहे हो, तो ये भी तो आप एक तरीके से पार्टिसिपेट ही कर रहे हो ना गवर्नमेंट के अंदर। उसके किसी गलत काम को उससे रोकना, चेक एंड बैलेंस में गवर्नमेंट को रखना, ये भी तो एक पार्टिसिपेशन ही है गवर्नमेंट में। जैसे 2005 में जब एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने पैसे बढ़ा दिए थे, तो लोगों को ज्यादा पैसे पे करने पड़े थे इलेक्ट्रिसिटी के लिए, है ना। तो लोगों ने जो अपना डिसअप्रूवल है वो बहुत शार्पली प्लेस आउट किया। उन्होंने रैलीज निकाली, उन्होंने ऑर्गेनाइज किए सिग्नेचर कैंपेन्स, और उस समय गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश करी कि वो उनको एक्सप्लेन करे या डिफेंड करे उसका डिसीजन, लेकिन एंड में किसकी सुनी गई, पीपल्स ओपिनियन की, और उस इंक्रीज को विथड्रॉ कर लिया गया। तो गवर्नमेंट हैड टू चेंज इट्स डिसीजन बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। सरकार को अपना डिसीजन चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लोगों को रिस्पॉन्सिबल है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लोगों के प्रति, तो उसको अपना डिसीजन चेंज करना ही पड़ेगा। अगर लोग किसी भी डिसीजन से नाखुश हैं, उन्हें कोई भी डिसीजन पसंद नहीं आ रहा है गवर्नमेंट का, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को वो डिसीजन चेंज करना पड़ेगा या कुछ ऑल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा उसका। दैट इज द पावर दैट पीपल हैव इन अ डेमोक्रेसी। अब यहीं पे मान लो कोई मोनार्क होता, तो फिर उसका जो मन करेगा वो करेगा, उसकी थोड़ी ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसी के प्रति। यहाँ पे भी अगर हम लेटर टू द ऑडिटर के ये पिक्चर्स देखें, तो यहाँ पे भी डिसअप्रूवल बताया जा रहा है, अपना अपना डिसअप्रूवल लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं। कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, पहले तो पोस्टर्स बैन करवाओ, ये वॉल्स पे हो जाते हैं तो सिटी का लुक खराब कर रहे हैं, है ना, इंपॉर्टेंट साइन बोर्ड्स पे लग जाते हैं, रोड मैप्स पे लग जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को ये सब नहीं करना चाहिए, वॉल्स पे जो है पोस्टर्स अपने नहीं लगाने चाहिए। और
गवर्नमेंट को फ्लड विक्टिम्स को कंपेंसेट करना चाहिए। दिस इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट जो किसी ने लिया होगा और उसके बेसिस पे रिलेटेड टू द एडिटर्स लिखे होंगे। और ये टाइगर पॉपुलेशन के बिहाफ पे कि टाइगर की पॉपुलेशन जो है एक्सटेंट हो रही है क्योंकि बहुत ज्यादा पोचर्स उनके पीछे पड़ गए हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ वे कि किसी ने तो इंटरेस्ट लिया होगा ना इस काम में, फिर कोई तो उसको क्रिटिसाइज कर रहा है और बोल रहा है कि गवर्नमेंट को सीरियसली कोई एक्शन लेना चाहिए। देखो, देयर आर मेनी वेज इन विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड मेक गवर्नमेंट अंडरस्टैंड व्हाट एक्शंस शुड टेक। काफी सारे तरीके हैं जिसके थ्रू लोग अपना जो व्यू है वो पॉइंट आउट करते हैं और सरकार को ये बताते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि उसको कौन से एक्शंस लेने चाहिए। इसमें अलग अलग तरीके की चीजें हैं, जैसे कई लोग धरना करते हैं, रैली करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, सिग्नेचर कैंपेन्स करते हैं। अभी रिसेंटली इफ यू सी करंट अफेयर्स में, सो देयर इज दिस हंगर स्ट्राइक व्हिच इज गोइंग ऑन बाय द कॉकरोच जनता पार्टी, जहां पे दे आर आस्किंग फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर बिकॉज ऑफ पेपर लीक्स। सो दैट इज ऑल्सो देयर वे ऑफ प्रोटेस्टिंग ना। उन्हें नहीं अच्छा लगा कि इतने पेपर लीक हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी मांगी। वो अकाउंटेबिलिटी क्यों मांग सकते हैं? क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी हैं, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे प्रति। वो ये स्ट्राइक क्यों कर सकते हैं? क्योंकि दिस इज अ डेमोक्रेसी, यहाँ पे हम अपने व्यूज को प्लेस आउट कर सकते हैं। जो चीजें अनफेयर है, जो चीजें अनजस्ट है, वो सब हम भी आगे रख सकते हैं। और ये अनफेयर और अनजस्ट चीजें और कौन आगे लेकर आता है? न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड टीवीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं गवर्नमेंट के इश्यूज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्कस करने में। और हालांकि ये, जबकि ये ट्रू है कि एक डेमोक्रेसी अलाउ करती है लोगों को पार्टिसिपेट करने में, इट इज ऑल्सो ट्रू दैट नॉट ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल आर एक्चुअली एबल टू डू सो। ये भी ट्रू है। सी, हमें पता है कि डेमोक्रेसी अलाउ करती है लोगों को कि वो पार्टिसिपेट करें, लेकिन जो सारे सेक्शन है लोगों के, बहुत सारे सेक्शंस के लोग हैं यार, अमीर हैं, गरीब हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज के हैं, क्या ये सब लोग भी उतने ही तरीके से पार्टिसिपेट कर पाते हैं गवर्नमेंट में? एक्चुअली नो, दे कैन नॉट। Another way for people to participate is by organizing themselves into social movements. एक और तरीका क्या है लोगों का कि वो अपने आप को पार्टिसिपेशन में लेके आ पाए, कि वो ऑर्गेनाइज करते हैं आपस में एक सोशल मूवमेंट, जिसमें वो चैलेंज करते हैं गवर्नमेंट को और उसकी फंक्शनिंग को। जैसे जो मेंबर्स होते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी के, दलित हो गए, आदिवासी हो गए, विमेन हो गए, and others are often able to participate in this manner. अब जरूरी नहीं है ना कि सब लोग ही प्रोटेस्ट करने पे उतर आए, तो वो क्या करते हैं, सोशल मूवमेंट्स फॉर्म कर लेते हैं। और स्पेशली माइनॉरिटी गवर्नमेंट है जो इस तरीके, माइनॉरिटी पीपल हैं, फॉर एग्जाम्पल दलित, आदिवासी, विमेन, जो इस तरीके का पूरा मैनर सोशल मूवमेंट्स को पार्टिसिपेट ऑर्गेनाइज करते हैं और इस तरीके से गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे? वो उसके फंक्शनिंग को चैलेंज करते हैं और गवर्नमेंट को चैलेंज करते हैं। अब यहाँ पे दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ ब्यूटीफुल लाइन विच यू शुड एब्सोल्युटली मेंशन इन योर आंसर राइटिंग और essay writing. See this one. If a country's people are alert and interested in how the country is run, the democratic character of the government of that country will be stronger. अगर एक कंट्री के लोग अलर्ट हैं और इंटरेस्टेड हैं कि उनके देश को कैसे चलाया जा रहा है, तो जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर होगा उस जगह की सरकार का, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। मतलब अगर आप लोगों को पता है, आपको इंटरेस्ट है कि हमारी सरकार कैसे काम कर रही है, आप अलर्ट हो, ठीक है, आप समझ रहे हो उस चीज को कि सरकार का काम क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उस जगह की जो सरकार है भाई, उसकी डेमोक्रेटिक कैरेक्टर मतलब वो जिस तरीके से डेमोक्रेसी में काम करेगी, उसका जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि उसने कोई भी गलत डिसीजन लिया तो लोग आ जाएंगे और लोग उसे क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, उसकी अथॉरिटी को, उसकी पावर को। तो नेक्स्ट टाइम जब कभी भी कोई रैली वगैरह यू सी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई इट इज हैपनिंग, कौन लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, यानी कि जो लड़ाई वगैरह है किसी के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में, वगैरह वगैरह, तो इसको रिजॉल्व करना किसका काम है? दैट इज ऑल्सो द वर्क ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। माया की स्टोरी में जो हमने पढ़ा कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से क्या हो सकता है, वायलेंस हो सकता है और डेथ हो सकती है, क्योंकि एक ग्रुप पे डिसाइड कर लेता है कि उसके पास सारे राइट्स हैं कि वो फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है, किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकता है कि वो दूसरे ग्रुप को प्रोटेस्ट करने से रोक ले। तो कॉन्फ्लिक्ट्स कब अकर होते हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स तब अकर होते हैं जब अलग अलग कल्चर, रिलीजन, रीजन और इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग एक दूसरे के साथ गेट अलोंग नहीं होते, एक दूसरे के साथ मिलते नहीं है अच्छे से, एक दूसरे से बनती नहीं है उन लोगों की।
और जब कुछ लोगों को उनमें से ऐसा लगता है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तब लोग क्या करते हैं कि वायलेंट मीन्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं ताकि वो अपने डिफरेंसेस को सेटल कर पाए। आपने देखा होगा कितने सारे दंगे हो जाते हैं बिटवीन टू कम्युनिटीज इंडिया में, तो यू सी इट वेरी ऑफन। क्यों होता है ये सब? क्योंकि दो कम्युनिटीज एक दूसरे से जो अलग अलग है, जिनका रिलीजन अलग है, रीजन अलग है, कल्चर अलग है, वो एक दूसरे के साथ क्योंकि उनकी नहीं बन रही है तो दे स्टार्ट फाइटिंग। और फिर क्या करते हैं, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूशन करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट को ठीक करने के लिए क्या करने लगते हैं, वायलेंस पर उतर आते हैं, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो लोग रह रहे होते हैं उस एरिया में, जो दूसरे लोग रह रहे होते हैं, उनके बीच में डर और टेंशन आ जाती है, और ऑब्वियसली ये हैम्पर करता है लोगों की डेली लाइफ्स को, उनकी लाइवलीहुड को। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करेगी। अब हम पढ़ते हैं सम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स इन आवर सोसाइटी एंड द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन रिजॉल्विंग देम। रिलीजियस प्रोसेशंस, अच्छा कई बार सी बहुत सारे रिलीजियस प्रोसेशंस होते हैं, जैसे रामनवमी पे राम बारात निकलती है, मुहर्रम पे एक पूरा प्रोसेशन निकलता है, और शिवरात्रि वगैरह पे या बारात वगैरह निकलती है, व्हाटएवर इट इज, बट काफी सारे रिलीजियस प्रोसेशंस होते हैं और सेलिब्रेशंस कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स में चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रोसेशन एक रूट ले रहा हो और हो सकता है कि उस रूट की वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, है ना। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मतलब मान लो कि किसी को ये जो प्रोसेशन है एक पर्टिकुलर एरिया से निकालना है, अब वहां के जो लोग हैं वो ये नहीं चाहते जो उस एरिया में रह रहे हैं, या फिर मान लो कि कोई और कम्युनिटी है वो इस बात से नाखुश है, वो सहमत नहीं है इस चीज से कि आप ये करो, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो गवर्नमेंट पर्टिकुलरली पुलिस क्या करती है ऐसे मामलों में कि वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। वो जो दोनों ये जो पार्टीज हैं, जो जिनका प्रोसेशन निकलेगा, दोनों जो कम्युनिटीज हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव को लेकर आती है, जो मेन कंसर्न रिप्रेजेंटेटिव है उनको एक साथ मिलते हैं, वो लोग इनको मिलवाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि ये लोग एक रेजोल्यूशन पे उतर आए। और कई टाइम ये क्या होता है, एक डर बना रहता है कि शायद वायलेंस इरप्ट हो जाएगा, शायद लोग एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकने लग जाएंगे और प्रोसेशन को डिस्टर्ब कर देंगे। तो यहाँ पे पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो ये इंश्योर करती है कि वायलेंस डज नॉट टेक प्लेस। तो ये तो रिलीजियस प्रोसेशन हो गया, ये तो चलो नॉर्मल सी बात है, वी अंडरस्टैंडेबल। आपको पता है कि रिवर की वजह से भी ऐसा हो सकता है, रिवर की वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। एक रिवर है जिसका नाम है कावेरी, ठीक है, उसकी वजह से दो स्टेट्स पिछले 30 सालों से लड़ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि रिवर क्या है, एक स्टेट में शुरू होती है, एक स्टेट के थ्रू बहती है और तीसरे स्टेट में जाके एंड होती है। तो ये जो शेयरिंग ऑफ द रिवर वाटर है, पानी को शेयर करना, जो रिवर का पानी है उसको शेयर करना अलग अलग स्टेट्स के बीच में एक इशू हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट का। जैसे कि जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट है कर्नाटका और तमिलनाडु के अंदर। देखो, जो पानी है वो कृष्ण राजा सागरा डैम में स्टोर होता है कर्नाटका में, जिससे क्या करते हैं कर्नाटका के लोग इरिगेशन करते हैं, और वहां पे जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है उसकी जो पानी की नीड होती है वो भी फुलफिल होती है, जैसे कि बेंगलुरु की। अब जो पानी स्टोर है मेत्तूर डैम में जो तमिलनाडु में है, उसका इस्तेमाल होता है वहां पे क्रॉप्स उगाने के लिए, और वहां के डेल्टा रीजन में, क्रॉप उगाने के लिए ये जो मेट्रो डैम का पानी है कावेरी नदी वाला, वो इस्तेमाल होता है तमिलनाडु में। तो क्या देखा अभी हमने, कर्नाटका के अंदर कृष्ण राजा सागरा डैम में पानी जो इस्तेमाल होता है वो होता है इरिगेशन के लिए, और कुछ जगहों की जो कुछ सिटीज हैं उनकी पानी की जो नीड है उसको फुलफिल करने के लिए, जैसे बेंगलुरु, ठीक है। और तमिलनाडु में जो मेत्तूर डैम है उसका जो इस्तेमाल होता है पानी का, वो होता है क्रॉप्स को उगाने के लिए उस एरिया के डेल्टा रीजन में। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट ये हुआ कि इन दोनों डैम को किस नदी पे बनाया गया है, कावेरी नदी पे, जो कि एक ही रिवर है, ये दोनों डैम सेम रिवर पे बने हुए हैं। तो जो डाउनस्ट्रीम डैम है तमिलनाडु में, उसमें पानी तभी आ सकता है जब पानी जो है अपस्ट्रीम डैम जो कर्नाटका का है उससे रिलीज हो। अगर कर्नाटका वाले अपने अपस्ट्रीम डैम से पानी छोड़ेंगे तभी जो डाउनस्ट्रीम डैम है तमिलनाडु का वो फुलफिल हो पाएगा। तो इसी वजह से जो दोनों ही स्टेट्स हैं उनको उतना पानी नहीं मिलता जितनी उनके लोगों की जरूरत है, और इसी वजह से ये लोगों में कॉन्फ्लिक्ट है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका काम, अब क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट लड़ रही है, दो स्टेट्स की गवर्नमेंट लड़ रही है, तो किसको आना पड़ेगा, सेंटर को आना पड़ेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, स्टेप इन करता है और एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन लेकर के आता है जो कि दोनों की स्टेट्स के लिए अच्छे तरीके से काम करे। Here is the Kaveri Nadi. If you see यहाँ पे ये है, quite flows the Kaveri despite being in the center of the heated conflict between two states for the last 30 years. कावेरी मस्त अपना बह रही है शांति से, जबकि वो पिछले 30 साल से सेंटर ऑफ द हीटेड कॉन्फ्लिक्ट है।
यानी कि एक मेन मुद्दा है, एक बहुत ही गर्म लड़ाई का, हीटेड कॉन्फ्लिक्ट का। नाउ इक्वालिटी एंड जस्टिस। एक डेमोक्रेसी का जो की आइडिया है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो की आइडिया है, वो ये है कि उसका कमिटमेंट क्या है, कितना कमिटमेंट है, कैसे है कमिटमेंट उसका इक्वालिटी और जस्टिस के लिए। इक्वालिटी और जस्टिस क्योंकि इनसेपरेबल है, हम इक्वालिटी और जस्टिस को अलग नहीं कर सकते, ये इनसेपरेबल है। इक्वालिटी एंड जस्टिस गो हैंड इन हैंड। क्योंकि मान लो आपको किसी को जस्टिस प्रोवाइड करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे इक्वालिटी होगी। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपने किसी को इक्वालिटी दे दी और जस्टिस नहीं दिया, या जस्टिस दे दिया और इनइक्वालिटी कर दी उसके साथ। तो जो की आइडिया है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, वो ये है कि उसका इक्वालिटी एंड जस्टिस को लेके बहुत ज्यादा कमिटमेंट होना चाहिए। जो अर्लियर प्रैक्टिस थी अनटचेबिलिटी की, वो अब लॉ के थ्रू बैंड है। ये इसमें क्या होता था, अनटचेबिलिटी में जो ये लोग थे, इनको एजुकेशन डिनाई कर दी गई थी कि ये पढ़ नहीं सकते, ये ट्रांसपोर्ट नहीं ले सकते, इनको मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, और तो और कि ये प्रेयर्स यानी कि मंदिरों में भी नहीं जा सकते। डॉक्टर अंबेडकर जिनको हम जानते हैं, और उनकी तरह बहुत सारे लोगों ने रियलाइज किया कि ये जो प्रैक्टिस है इसको कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, और जस्टिस तभी अचीव हो सकता है जब लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए। सी दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड लाइन वी शुड हाईलाइट and use in our answer writing or essay writing, whatever we feel like. See this line over here, that justice can only be achieved when people are treated equally. Justice तभी आ सकता है जब लोगों को equal treatment मिले। हमारी गवर्नमेंट भी इस चीज को रिकॉग्नाइज करती है, और वो क्या करती है, स्पेशल प्रोविजंस बनाती है उन लोगों के लिए जिनको सोसाइटी में अनइक्वल तरीके से ट्रीट किया जाता है। जैसे कि हमारी सोसाइटी में जनरल टेंडेंसी क्या है कि लड़कों को तो बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट मिलेगा, उनको वैल्यू मिलेगी, केयर मिलेगी, लेकिन जो गर्ल चाइल्ड है उसको बॉयज के कंपैरिजन में उतने अच्छे से केयर नहीं मिलती। तो इसका मतलब ये है कि जो सोसाइटी है वो बॉय एंड गर्ल चाइल्ड को इक्वली ट्रीट नहीं करती, और ये क्या है, अनजस्ट है, ये अच्छी बात नहीं है, जस्टिस नहीं है ना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट क्या करती है, ताकि वो जस्टिस को प्रमोट कर पाए, न्याय को प्रमोट कर पाए, वो स्पेशल प्रोविजंस बनाती है जिससे कि जो गर्ल्स हैं वो ओवरकम कर सकती हैं इस इनजस्टिस को, जिसको फॉर विच दे आर सब्जेक्टेड टू, जो उनके साथ होता है। गवर्नमेंट क्या करती है, फीस कम कर देती है लड़कियों के लिए, है ना, लोअर कर देती है गवर्नमेंट कॉलेजेस और स्कूल्स में, और गवर्नमेंट क्या करती है, उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन करके रखती है ना। इवन इन यूपीएससी इफ यू सी, सो द women do not have to pay the exam fees, उनकी कोई एग्जाम फीस नहीं लगती, they are exempted from it, ओके। तो ये क्या है, एक तरीका ही तो है कि वो जस्टिस को लेकर आ पाए, ये स्पेशल प्रोविजन को लेकर आए, ताकि जो गर्ल्स हैं दे कैन ओवरकम दिस इनजस्टिस जो उनके साथ होता है। एंड दिस इज इट फॉर द चैप्टर। यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हैं, इफ यू वांट टू अटेम्प्ट देम एक बार पढ़ लेते हैं। पहला तो माया की लाइफ डिफरेंट कैसे होती साउथ अफ्रीका में आज, तो दिस इज, आई डोंट थिंक यू हैव टू अटेम्प्ट दिस, इसको छोड़ो। What are the various ways in which people participate in the process of government? ये अच्छा है, पता है, इसकी एक लिस्ट बना लो, बिकॉज ये आना ही आना है, लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे होता है। पिछले वाले चैप्टर्स में भी आया था, इसमें भी आया था। सो जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ द होल एंटायर थिंग कि लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्शन के थ्रू, इंटरेस्ट लेके, उसको क्रिटिसाइज करके, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी तरीके और हमने ऊपर पढ़े थे उसके थ्रू जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ इट। And then what do you think, why do you think we need the government to find solutions to many disputes and conflicts? आपको क्यों लगता है कि गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि हमें हमारे डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्यूट करने के लिए? ऑब्वियसली बात है कि अगर लोग करेंगे तो वो डिस्क्रिमिनेशन कर देंगे, या तो जो पावरफुल होगा वो जीत जाएगा, या वायलेंस पर उतराएंगे, या वो कभी कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्यूट कर ही नहीं पाएंगे, वो डिस्प्यूट हमेशा ही बना रहेगा। और गवर्नमेंट जो है वो दोनों तरफ से सोचती है, वो किसी एक की साइड नहीं लेगी, ये ट्रस्ट दोनों को ही होता है, गवर्नमेंट में दोनों पार्टीज को होता है। तो दैट इज व्हाई गवर्नमेंट की नीड है। दिस क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट। व्हाट आर द एक्शंस दैट द गवर्नमेंट टेक टू इंश्योर दैट ऑल पीपल आर ट्रीटेड इक्वली? दिस यू कैन डू। अभी जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेशल प्रोविजंस बनाती है वीकर लोगों के लिए ताकि वो लोग इक्वल ट्रीट हो पाए। और क्या है, लॉज के बेसिस पे क्या होता है कि ऑल द पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ, ये सारी चीजें। And read through the chapter and make some list of key ideas of a democratic government. Actually make a list of the key ideas of a democratic government. ये अच्छा है, जैसे कि all people are equal,
this will help you eventually in your answer writing, क्योंकि ये ना कुछ sentences होते हैं जो कि universal sentences हैं, ये लिखने ही लिखने हैं, ये आने ही आने हैं, ये कुछ main points हैं जिसकी वजह से you will get more and more marks. So I think just make a list of it, and as I've mentioned before, मैं क्या करूँगी that we will make a video on this later. जो भी ये जो questions हैं which we have to study, इनका एक demo answer या model answer I will provide you when we will be completing our NCERT, जब ये पूरी complete हो जाएगी तब. So this is all that I had for you people. If you need anything else, just let me know, any notes, any topic, if you could not understand or whatever, however I can help you, I will do that. So, okay, आज ऐसे लिख देते हैं. Thank you for being here and bye bye.